अस्सलामुअलैकुम प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल है जी? ठीक ठाक है। मैं हूं प्रोफेसर मोहम्मद तारिक नदीम फ्रॉम गवर्नमेंट इस्लामिया कॉलेज सिविल लाइंस। और आज प्यारे बच्चों हमारा वेव्स एंड ऑसिलेशन का यानी चैप्टर जो 2 है हमारा वेव्स का तीसरा लेक्चर है। ओवरऑल वेव्स एंड ऑसिलेशन का हमारा 11वां लेक्चर है। और आज हमने बहुत ही इंपॉर्टेंट इक्वेशन ड्राइव करनी है विच इज कॉल्ड वन डायमेंशनल वेव इक्वेशन। और ये वेव इक्वेशन, इसकी जो सबसे बड़ी अहमियत ये है कि यही वेव इक्वेशन जो है वो आगे चलकर फिजिक्स की एक बहुत बड़ी ब्रांच जो आज की आप समझ लें कि मॉडर्न साइंस की तरक्की का बायस बनी, और वो थी क्वांटम मैकेनिक्स, और जिसे आप आमतौर पर श्रोडिंगर वेव मैकेनिक्स भी कहते हैं, उसकी बुनियाद बनी। ठीक है, तो ये जो इक्वेशन है ये हम ड्राइव करेंगे। तो आइए, और मैं ये भी साथ साथ ये भी उम्मीद करता हूं कि आपने जो वेव्स के जो इससे पहले 2 वाले लेक्चर्स हैं वो भी आपने सुन लिए होंगे और उनको देख भी लिया होगा और समझ भी लिया होगा। ठीक है जी, तो आइए जी वन डायमेंशनल वेव इक्वेशन को ड्राइव करते हैं। और ड्राइव करने से पहले मतलब उसने डेरिवेशन के लिए हमने कौन कौन सी अजम्पशंस लेनी है उनको पहले देखते हैं। ठीक है, फर्ज करें ये हमारे पास एक स्ट्रिंग है, ऐसे आप फर्ज करें एक स्ट्रिंग है। ठीक है, इसको आपने इसके अंदर एक वेव पैदा करनी है, ये वेव पैदा करनी है, और वो वेव किस स्पीड से आगे मूव करेगी? v स्पीड से। अब मामला ये है कि हमने कौन कौन सी सपोजिशंस लेनी है। पहली सपोजिशन ये है कि ये जो स्ट्रिंग आप ले रहे हैं, ये जो स्ट्रिंग है आपके पास, ये स्ट्रिंग है, इसकी जो मैस पर यूनिट लेंथ है उसे हम लीनियर मैस डेंसिटी भी कहते हैं। लीनियर मैस डेंसिटी, मैस पर यूनिट लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग इज सेम। इसका मतलब ये है मैस पर यूनिट लेंथ अगर सेम है, इसका ये मतलब है कि जो डेंसिटी ऑफ द मैस ऑफ द स्ट्रिंग, अगर ये फर्ज करें ये स्ट्रिंग है, तो अगर आप यहां से लेकर इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक स्ट्रिंग ले रहे हैं तो मैस इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। ये मतलब है, ये नहीं है कि कहीं से स्ट्रिंग मोटा है, कहीं से पतला है, कहीं से बारीक है, कहीं से फिर आगे मोटा पतला नहीं है। ठीक है, कि स्ट्रिंग की जो थिकनेस है, मोटाई है, वो एक जैसी है। समझ आ गई बात? इसका मतलब क्या हुआ कि मैस पर यूनिट लेंथ यानी लीनियर मैस डेंसिटी इज सेम। जितना भी लंबा आप लेंथ इसकी लेंथ या ये स्ट्रिंग ले रहे हैं उसमें मैस यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। ठीक है जी, ये पहली अजम्पशन है हमारी। और ये जो म्यू है दिस इज मैस पर यूनिट लेंथ। दूसरी बात ये है कि स्ट्रिंग इज परफेक्टली इलास्टिक। इसका मतलब ये हुआ, इसका ये मतलब है कि इट ऑफर्स नो रेजिस्टेंस टू बेंडिंग। ये देखें, ये आप बेंड कर रहे हैं, इस बेंडिंग में ये कोई रेजिस्टेंस ऑफर नहीं कर रहा, ये हम अज्यूम कर रहे हैं। मसलन अगर फर्ज करें आपके पास ये, अगर ये इस तरह का स्ट्रिंग होता, ये देखें, इसको बेंड करने में ये रेजिस्टेंस ऑफर कर रहा है, ये उतना इलास्टिक नहीं है जितना कि हमारे पास क्या है, ये हमारे पास ये है। इलास्टिक का मतलब क्या हुआ? परफेक्टली इलास्टिक का मतलब है कि इट ऑफर्स नो रेजिस्टेंस, इट ऑफर्स नो रेजिस्टेंस टू बेंडिंग, नो रेजिस्टेंस टू बेंडिंग, ये मतलब इसका आपने लेना है। ठीक होगी बात जी। तीसरी assumption हमारी ये है कि ग्रेविटेशनल फोर्स इज नेग्लिजिबल। अभी हम क्या करेंगे, इस स्ट्रिंग का, ये जो स्ट्रिंग वाइब्रेट हो रहा है और इसका एक स्मॉल पोर्शन भी क्या कर रहा है, वाइब्रेट कर रहा है, वो जो स्मॉल स्ट्रिंग है उसमें अब देखें यहां पर रहकर, आप यहां पर रहकर उसने यहां पर ऐसे वाइब्रेट करना है फर्ज करें, तो इसका मतलब है उसकी जमीन से जो हाइट है उसमें कोई इतना ज्यादा चेंज नहीं हो रहा। ऐसा तो नहीं हो रहा ना, मसलन ये अगर फर्ज करें ये इतनी बड़ी बेंडिंग तो नहीं हो रही। ठीक है, कि वो यहां आ रहा है फिर ऊपर जा रहा है फिर यहां तो फिर अगर ऐसा मामला होता तो इसका मतलब है कि फिर जो है वो ग्रेविटेशनल फोर्स भी अपना रोल प्ले करती।
तो लेकिन ये स्ट्रिंग क्या कर रहा है, अपनी जगह पर ऐसे ऐसे वाइब्रेट कर रहा है, ठीक है नहीं, यहां पर ऐसे वाइब्रेट कर रहा है, तो उसकी जो हाइट है वो जमीन से आप समझ लें, जो भी रेफरेंस है वो इतनी ज्यादा कुछ चेंज उसमें नहीं आ रहा। सो ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो हमने क्या कर देनी है, नेग्लिजिबल कर देनी है, नहीं लेनी। दूसरी बात ये है कि हमने ये स्मॉल पोर्शन लिया, ये वाला छोटा सा पोर्शन इस वेव का हमने ले लिया है, जो कि जिसका क्या नाम है, पी और क्यू, यानी पी क्यू। ये जो स्मॉल पोर्शन है ये ऐसे वाइब्रेट कर रहा है वर्टिकल डायरेक्शन में, इसका मतलब है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इसकी जो डिफ्लेक्शंस हैं वो नेग्लिजिबल है। सो डिफ्लेक्शंस अलोंग हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन नेग्लिजिबल है। वर्टिकल डायरेक्शन में आपने डिफ्लेक्शंस लेनी है, ऑसिलेशंस लेनी है, लेकिन वो भी लेनी जरूर है, लेकिन स्मॉल। ये आगे अगली assumption है कि वर्टिकल डिफ्लेक्शंस आर स्मॉल, हॉरिजॉन्टल डिफ्लेक्शंस लेनी नहीं है, कंसिडर ही नहीं करनी, नेग्लिजिबल है। ग्रेविटेशन फोर्स नेग्लिजिबल है, परफेक्ट इलास्टिक स्प्रिंग है। ये सारी assumptions को लेकर फिर हम आगे चलते हैं इस वेव इक्वेशन को ड्राइव करने में। तो देखिए, एक स्ट्रिंग मैंने कहा, इसी स्ट्रिंग आपने ले लिया, उस स्ट्रिंग को आपने वाइब्रेट किया तो एक वेव जनरेट होगी। अब उसका आपने एक स्मॉल पोर्शन ले लिया पी क्यू, ये जो पी है, अच्छा इसको, इस स्मॉल पोर्शन को जरा थोड़ा सा बड़ा करके इधर बना ले, थोड़ा सा बड़ा करके, ताकि डायग्राम समझ में आ जाए, ठीक है। इसमें ये पी है हमारा, ये पी है और ये क्यू है। अब ये जो पी है ये इस ओरिजिन से कितना दूर है, एक्स डिस्टेंस दूर, और जो क्यू है ये ओरिजिन से कितना दूर है, एक्स प्लस डेल्टा एक्स। अगर यहां से यहां तक डेल्टा एक्स है, ठीक है, ये वाला जो हिस्सा अगर डेल्टा एक्स है, तो फिर क्यू ओरिजिन से कितना हो गया जी, ठीक है, कितनी दूर है, एक्स प्लस डेल्टा एक्स। अच्छा, यहां पर ये जो स्ट्रिंग है इसके इस एंड पर अब ये जरा गौर करें कि ये जो स्ट्रिंग था, अगर फर्ज करें ये स्ट्रेट है, ऐसे मैं यहां बनाने लगा हूं, ये जो स्मॉल पोर्शन है, ये पहले अगर स्ट्रिंग अगर स्ट्रेट था तो इसकी लेंथ कितनी थी, जो पी क्यू है इसकी लेंथ कितनी थी, डेल्टा एक्स। अब ये वाली जो लेंथ है थोड़ी सी आप समझ लें बढ़ गई, तो किस वजह से बढ़ गई, टेंशन की वजह से। किस वजह से बढ़ गई जी, टेंशन की वजह से। तो यहां पर इस एंड पर टेंशन कितनी है, F2, इस एंड पर टेंशन कितनी है, F1। ये आपने लेनी है अलोंग द टेंजेंट, या ऐसे ऐसे। अच्छा, अब ये जो स्मॉल पोर्शन है जो आप कंसिडर कर रहे हैं, यहां इन दोनों एंड्स पर, चूंकि स्मॉल पोर्शन है, दोनों एंड्स पर जो टेंशन है वो ऑलमोस्ट सेम है, लेकिन उनकी टेंशन की डायरेक्शन डिफरेंट है। इसकी डायरेक्शन इधर है, इसकी डायरेक्शन इधर है, तो इसलिए फिर थीटा जो है वो क्या होंगे, डिफरेंट होंगे। तो यहां पर हम इसका हॉरिजॉन्टल एक्सिस के साथ कितना एंगल F2 का बन गया, θ2। इसका कितना बन गया जी, θ1। क्लियर है। अच्छा, अब इसको रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में डिवाइड करो। जब हम इसको रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में डिवाइड करोगे तो ये वाला कौन सा कंपोनेंट आ जाएगा, F1। चूंकि F1 और F2 सेम है, मैग्नीट्यूड इनकी सेम है, तो ये क्या बन जाएगा, F cos θ1। ये इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या बन गया, F cos θ2। बात समझ में आ गई, F cos θ1 ये, F cos θ2 ये। चूंकि ये वाली जो हमारी सपोजिशन है कौन सी, हॉरिजॉन्टल डिफ्लेक्शन, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में डिफ्लेक्शंस नहीं है, लिहाजा देयर इज नो नेट फोर्स अलोंग। नेट फोर्स के अंदर जो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन की जो कंपोनेंट है उसकी कंट्रीब्यूशन क्या होगी, जीरो होगी, तो इनको हम कंसिडर नहीं करेंगे। अब वर्टिकल डायरेक्शन में वर्टिकल कंपोनेंट कौन सा बेटा हो गया, ये ऊपर की तरफ हो गया, कौन सा, F sin θ2, ठीक है, और ये नीचे की तरफ क्या बन गया, F sin θ1। अब चूंकि हमने वर्टिकल डिफ्लेक्शंस को लेना है, ये कंसिडर करना है कि ये जो हमारा ये जो स्मॉल डेल्टा एक्स है, ये वाला स्मॉल स्ट्रिंग की जो लेंथ है, या ये जो स्मॉल स्ट्रिंग है जिसकी मास डेल्टा एम है, ये वर्टिकल डायरेक्शन में ऑसिलेट कर रहा है, तो फिर वर्टिकल डायरेक्शन में ही हम नेट फोर्स निकालेंगे।
सो व्हाट इज द नेट फोर्स? नेट फोर्स या रिजल्टेंट फोर्स किसके बराबर आ गई जी? ठीक है, एफ साइन थीटा 2 माइनस एफ साइन थीटा 1, एफ साइन थीटा 2 माइनस एफ साइन थीटा 1। माइनस क्यों लगाया? इसकी डायरेक्शन नीचे की तरफ है, इसकी डायरेक्शन ऊपर की तरफ है, ठीक है, इसलिए ऑपोजिट डायरेक्शन में ना। एफ साइन थीटा 2 माइनस एफ साइन थीटा 1, एफ ले लेते हैं कॉमन, तो क्या आ गया? साइन थीटा 2 माइनस साइन थीटा 1 लिख सकते हैं, कोई मसला तो नहीं है, कोई प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। अब इफ थीटा इज वेरी स्मॉल, क्योंकि डिफ्लेक्शन हमने क्या ली हुई है? स्मॉल ली हुई है, ये हमारी सपोजिशन है। इफ थीटा इज स्मॉल तो फिर क्या होगा? अगर थीटा बहुत छोटा हो तो हम लिख सकते हैं कि साइन थीटा नियरली इक्वल टू टेंजेंट थीटा, यह लिखा जा सकता है, कोई ऐसा इसमें इशू नहीं है, ठीक है। और थीटा यहां से क्या आ गया जी? नेट फोर्स हमारे पास क्या आ गई? नेट फोर्स इज इक्वल टू एफ इंटू टेंजेंट थीटा 2 माइनस टेंजेंट थीटा 1। कोई प्रॉब्लम है? बताएं जी, कोई प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। अच्छा, अब ये देखें, ये जो स्मॉल पोर्शन है ये क्या कर रहा है? ऑसिलेट कर रहा है। किस डायरेक्शन में ऑसिलेट कर रहा है? अलोंग वर्टिकल डायरेक्शन। इसका मतलब है ये जो नेट फोर्स है ये स्मॉल पोर्शन के अंदर, स्मॉल पार्ट के अंदर क्या पैदा कर रही? एक्सेलेरेशन पैदा कर रही। तो बाय न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन इस स्मॉल पोर्शन की मास कितनी है? डेल्टा एम। तो फिर इसके अंदर नेट फोर्स, वो फोर्स जो एक्सेलेरेशन पैदा करे, वो किसके बराबर आ गई? एफ इज इक्वल टू एम में। तो दिस नेट फोर्स इज इक्वल टू डेल्टा एम इंटू एक्सेलेरेशन अलोंग वर्टिकल डायरेक्शन इज इक्वल टू एफ टेंजेंट थीटा 2 माइनस टेंजेंट थीटा 1। कोई प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम, ठीक होगी बात। अच्छा, अब एक काम करते हैं, डेल्टा एम बेटा किसके बराबर आ जाएगा? म्यू इंटू डेल्टा एक्स। तो लिख लें म्यू इंटू डेल्टा एक्स, ये डेल्टा एम की जगह लिख लिया, इंटू ए वाई। अच्छा, ए वाई जो है आपको पता है, ये अगर डिस्प्लेसमेंट हो, डिस्प्लेसमेंट हो वाई, लेट से डिस्प्लेसमेंट में चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम क्या बन गया? वेलोसिटी, ठीक है। इसका एक दफा और डेरिवेटिव ले लें, ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं वैसे, कि डेल्टा वी ओवर डेल्टा टी, यानी इसका डबल डेरिवेटिव, डिस्प्लेसमेंट का डबल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टाइम किसके बराबर आएगा? एक्सेलेरेशन के बराबर आएगा। बात समझ में आ गई कि इसका जो डबल डेरिवेटिव है, डिस्प्लेसमेंट का डबल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टी क्या बनेगा? एक्सेलेरेशन आएगा। तो वो जरा देखें क्या बना। इसको क्या लिखा जा सकता है फिर? करली स्क्वायर वाई ओवर करली टी स्क्वायर इज इक्वल टू एफ इधर ले जाए, डेल्टा एक्स इधर ले जाए। चलें अभी इधर लिख लें, फिर एक दफा कर लेते हैं। टेंजेंट थीटा 2 माइनस टेंजेंट थीटा 1, ठीक है जी। अब बेटा एफ को इधर ले जाए, डेल्टा एक्स को इधर ले जाए, तो हमारे पास क्या बन जाएगा? क्या बन जाएगा जी? म्यू ओवर एफ करली स्क्वायर वाई ओवर करली टी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 ओवर डेल्टा एक्स टेंजेंट थीटा 2 माइनस टेंजेंट थीटा 1। लेकिन ये हमारे पास आ गई। कोई यहां तक किसी को प्रॉब्लम हो? नो प्रॉब्लम। अब यहां एक बात समझने वाली बात है जो जरा ध्यान से समझनी है। अगर फर्ज करें हमारे पास
इसमें फर्ज करें हमारे पास अगर y और x के दरमियान एक ग्राफ है, इस ग्राफ की अगर आपने स्लोप निकालनी हो तो क्या करते हैं, राइज ओवर रन, यानी डेल्टा y ओवर डेल्टा x, या इस डेल्टा y करली y ओवर करली x भी लिख सकते हैं। यानी अगर y और x के दरमियान ग्राफ है, उस ग्राफ की स्लोप अगर आप फाइंड करें तो वो किसके बराबर आएगी, करली y ओवर करली x, विच इज द स्लोप ऑफ दिस ग्राफ। अब यहां पर ये देखें कि ये जो हमारा स्ट्रिंग है PQ, ठीक है, ये थोड़ी कर्व सी बन रही है, ये कर्व बन रही है, तो टेंजेंट θ2 फिर क्या होगा, टेंजेंट θ2 is the slope of the string, slope of the string at point Q। क्या लिख सकते हैं जी, टेंजेंट θ2 is the slope of string at point Q लिख दें, या कितनी दूर है यहां से ये पॉइंट Q जो है अलोंग x एक्सिस, कितनी दूर है, x प्लस डेल्टा s, स्लोप ऑफ द स्ट्रिंग एट x प्लस डेल्टा x, ठीक है, स्लोप ऑफ द स्ट्रिंग, और स्लोप किसके बराबर हुई, करली y ओवर करली x एट x प्लस डेल्टा x। Similarly, tangent θ1 is the slope of the string at x, which is equal to curly y over curly x at x, at x। कोई मसला तो नहीं है। अब इसको फिर क्या लिखा जा सकता है, म्यू ओवर एफ करली स्क्वायर y ओवर करली t स्क्वायर इज इक्वल टू 1 ओवर डेल्टा x। दिस इज द स्लोप, ये टेंजेंट θ2 की वैल्यू बेटा लिखें, डेल्टा y करली y ओवर करली x एट x प्लस डेल्टा x माइनस करली y ओवर करली x एट x, ये आ। अब आप ये देखो जरा, समझने वाली बात जरा देखो, अगर यहां पर लिखा हुआ हो फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, तो इसे क्या लिखते हैं, चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी डिवाइड बाय डेल्टा टी अगर कर दें तो क्या बन जाएगा, चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। क्लियर। अच्छा चलिए एक मैं बात और बताता हूं, अब अगर ये फाइनल एक्सेलेरेशन माइनस, मैं मिसाल देने लगा हूं, इनिशियल एक्सेलेरेशन हो, चेंज इन एक्सेलेरेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम लिखा जा सकता है ना। अब इसको क्या लिखा जा सकता है, पार्शियल v ओवर पार्शियल t एट फाइनल पॉइंट माइनस पार्शियल v ओवर पार्शियल t एट इनिशियल पॉइंट। तो दिस इज द चेंज इन रेट ऑफ चेंज, दिस इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो हम इसको डबल डेरिवेटिव लिख सकते हैं इसका। तो मतलब इसका यह है, जरा गौर से जरा तवज्जो करनी है कि दिस इज द स्लोप एट, दिस इज द स्लोप एट Q, दिस इज द स्लोप एट P। इसका मतलब है P से Q तक, P से Q तक जाने में स्लोप में चेंज कितना आ गया, इतना। दिस इज अ चेंज इन स्लोप यहां से यहां तक, यानी अलोंग x एक्सिस कितना डिस्टेंस मूव किया, डेल्टा x डिस्टेंस मूव करने से स्लोप में चेंज कितना आया, इतना। तो फिर हम ये कह सकते हैं ना कि दिस इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ स्लोप विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस। तो इसको क्या लिखा जा सकता फिर, डेल्टा म्यू ओवर एफ
करली वाई ओवर करली टी स्क्वायर। इसको क्या लिखा जा सकता है फिर, रेट ऑफ चेंज ऑफ, जैसे दोबारा मैं जरा देखता हूं, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइड बाय डेल्टा टी। क्या लिखा जा सकता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ, क्या लिखोगे, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। अगर ए एफ माइनस ए आई तो क्या लिखते थे, रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्सेलरेशन। अगर डिस्प्लेसमेंट होता तो रेट ऑफ चेंज, तो यहां पर क्या आता, रेट ऑफ चेंज ऑफ स्लोप। तो स्लोप किसके बराबर है, अभी लिखी आपने, करली वाई ओवर करली एक्स। तो यहां से हमारे पास क्या बन गया जी, यहां से हमारे पास क्या बन गया, ठीक है, क्या बन गया जी, म्यू ओवर एफ बेटा किसके बराबर है, ये पीछे हम पढ़ रहे हैं, v इज इक्वल टू, पिछले लेक्चर में ड्राइव किया था, f ओवर म्यू अंडर रूट, या v स्क्वायर क्या आ गया, f ओवर म्यू। तो उल्टा करें, म्यू ओवर f किसके बराबर आएगा, 1 ओवर v स्क्वायर। तो ये आ गया 1 ओवर v स्क्वायर करली स्क्वायर y ओवर करली t स्क्वायर इज इक्वल टू, ये इसका डबल डेरिवेटिव बन गया जी, करली स्क्वायर y ओवर करली x स्क्वायर। So this is the very fundamental wave equation, a one dimensional wave equation। तो क्या बनेगी, फंडामेंटल वेव इक्वेशन या बेसिक जो वेव इक्वेशन है, क्या आ गई, 1 ओवर वी स्क्वायर करली स्क्वायर y ओवर करली t स्क्वायर इज इक्वल टू करली स्क्वायर y ओवर करली x स्क्वायर। यहां से आगे हमारी जो है, ये कौन सी वेव है, वेव इन अ स्ट्रिंग। अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती, एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव मूव कर रही होती, तो फिर v की जगह हम क्या ले लेते, c, 1 ओवर c स्क्वायर इज 1 ओवर c स्क्वायर करली वाई स्क्वायर, करली स्क्वायर y ओवर करली t स्क्वायर इज इक्वल टू करली स्क्वायर y ओवर करली x स्क्वायर। बात समझ में आ गई, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, पक्की बात है। चलें जी, नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।